नमस्कार। सुर्खियों के बाद भिंड से बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। घर के अंदर एक शव मिला है, पिता का शव है और बेटा भी यहां मिला है बेहोशी की हालत में। पुलिस ने बेटे को अस्पताल भेज दिया है और जो पिता का शव था उसे देखकर ऐसा लगता है कि ये काफी पुराना है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है, पड़ताल शुरू कर दी गई है। कोतवाली थाना इलाके की घटना है। दो अजीबोगरीब मामले जो लगातार जो बेहद पेचीदा हैं। एक भिंड की घटना ये हम आपको बता रहे हैं और भोपाल की वो घटना भी याद कर लीजिए जहां डिप्टी कलेक्टर की 3 दिन पुरानी लाश मिली है। लेकिन भिंड की खबर विस्तार से जानकारी के साथ सहयोगी अनिल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, पूरी जानकारी विस्तार से। पुलिस को किसी ने सूचना दी थी 6 वक्तों के सामने एक मकान से बदबू बहुत आ रही है। इसी सूचना पर पुलिस पहुंची तो जब उसके मकान को खोलकर देखा तो उसमें श्याम सुंदर सोनी का सब क्षतिग्रस्त हालत में 4-5 दिन पुराना मिला है। वो जब पूरे मकान की जांच की गई तो उसके अंदर ही उसके पुत्र वीरेंद्र का सब बेहोशी की हालत में मिला है। पुलिस ने वीरेंद्र को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भेजा है और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बताया जा रहा है कि पिता पुत्र साथ में बैठकर शराब पीते थे और बाकी की पूरी मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। चलिए, तो एक शराब और जरूरत से ज्यादा नशे का एंगल जो शुरुआती जांच में नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि हमने कहा कि बेहद पेचीदा ये मामला, एक तरफ भिंड की ये घटना है और भोपाल का हम लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो भोपाल जिस खबर का हम जिक्र कर रहे हैं, घर में डिप्टी कलेक्टर की लाश मिली है। मंत्रालय में पदस्थ थे डिप्टी कलेक्टर लखन टेकाम। इनकी लाश तकरीबन 3 दिन पुरानी बताई जा रही है। खास बात यह कि इसी घर में इनकी पत्नी और बेटा भी रहा करते थे। कुछ अनबन चल रही थी तो पहले माले पर एक माले पर लखन टेकाम रहा करते थे और दूसरे माले में उनकी पत्नी रहा करती थी, बेटा रहा करता था। बेहद पेचीदा ये 2 मामले, इन पर लगातार नजर बनी हुई है। खबर दतिया से, जहां कांग्रेस के प्रदेश महासचिव पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया। मुरारी गुप्ता और उनके बेटे विकास गुप्ता पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। कांग्रेस महासचिव पर 56 करोड़ की सरकारी जमीन बेचने का आरोप है। तहसीलदार ने जांच की और उनकी जांच रिपोर्ट में बात सामने आई है। कोतवाली थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। अशोक हमारे सहयोगी दतिया से जुड़े हुए हैं। अशोक, क्या कुछ अपडेट इस वक्त तक? देखिए ललित, कोतवाली पुलिस ने कांग्रेस के जो नेता हैं मुरारी गुप्ता और विकास पर मामला दर्ज किया और जैसे ही उनको ये जानकारी मिली है, फिलहाल वो अपना और उनके बेटे मोबाइल बंद करके अब फिलहाल अंडरग्राउंड हैं और किसी तरह से उनका संपर्क नहीं हुआ है। हालांकि ये कई दिनों से ये इस तरह की पुलिस के पास शिकायतें पहुंच रही थी और उन्होंने अपनी सफाई भी दी थी। एक प्रेस के नोट जारी करके सफाई की थी कि ये मैंने खरीदी थी, लेकिन जिस तरह से तहसीलदार ने जांच की है और जांच प्रतिवेदन में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जमीन सरकारी थी और इन्होंने इसको खुर्द की, उसके बाद मामला दर्ज हुआ और फिलहाल कह सकते हैं कि वो अंडरग्राउंड है। जी ललित, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक इस तमाम जानकारी के लिए। अंडरग्राउंड ये नेता और उनके बेटे बताए जा रहे हैं। मोबाइल बंद है। जानकारी लेने की हमने लगातार कोशिश की, उनका पक्ष जानने की भी कोशिश की। और खबर जांजगीर चांपा से, कीटनाशक की बिक्री का ये पूरा मामला है। 19 करोड़ रुपए का गबन सामने आया है। इसमें जोनल मैनेजर, क्षेत्रीय प्रबंधक गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अन्य 16 डिस्ट्रीब्यूटर की तलाश जारी है। कानपुर और रायगढ़ जिले से जांजगीर पुलिस ने गिरफ्तारी की है। 4 जुलाई को सिटी कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई थी। दिल्ली की एक कीटनाशक कंपनी है जिसने एफआईआर दर्ज करवाई थी। ये बड़ी खबर आपको जांजगीर चांपा से हम बता दें। गबन का ये मामला है, 19 करोड़ रुपए के गबन का मामला। कीटनाशक की बिक्री के जरिए दिल्ली की एक कंपनी ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। इसके बाद जोनल मैनेजर और क्षेत्रीय प्रबंधक गिरफ्तार किए गए हैं। अन्य जो 16 डिस्ट्रीब्यूटर हैं इनकी तलाश जारी है। कानपुर और रायगढ़ से गिरफ्तारी हुई है।
जांजगीर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। और अब खबर सुकमा से, जहां कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोतवाली के जवान समेत 8 लोग कोविड-19 पॉजिटिव आए हैं। कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद सुकमा कोतवाली को सील कर दिया गया है। कोतवाली के प्रभारी ए के नाग ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। एसपी कार्यालय से अब इस कोतवाली का संचालन होगा। लगातार तेजी से बढ़ते आंकड़े छत्तीसगढ़ में। इन सबके बीच सुकमा से बड़ा अपडेट आपको बता दें, कोरोना का कहर जारी है। कोतवाली के एक जवान समेत 8 लोग कोविड-19 पॉजिटिव निकले हैं। कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद सुकमा कोतवाली को सील कर दिया गया है। कोतवाली का हालांकि कामकाज एसपी ऑफिस से चलेगा। कोतवाली के प्रभारी हैं ए के नाग, उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। सहयोगी सत्यनारायण चांडक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यनारायण, पूरी जानकारी विस्तार से। जी, आपको बता दूं कि लगातार जो है कोरोना के मरीज जो है वो सुकमा जिले में बढ़ते जा रहे हैं और हाल फिलहाल जो है पिछले 3 दिनों से जो है जिला मुख्यालय में मरीजों का निकलना सिलसिला शुरू हो चुका है और अभी जो संख्या पहुंचकर 12 पहुंच गई है, जिसमें जो है जवान भी शामिल है। जो सुकमा कोतवाली में जो जवान काम करते थे वो जवान भी जो है कोरोना का संक्रमण उनमें फैल गया है, जिसके चलते जो है कोतवाली को सील किया गया है। और जो वहाँ के जो प्रभारी है ए के नाग, उसको जो है आइसोलेट कर दिया गया। हालांकि उनकी रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई है, उसके बाद जो है वो होम आइसोलेट कर दिया गया। उसके बाद जो सिटी कोतवाली है उसका संचालन जो है एसपी कार्यालय में वैकल्पिक तौर पर किया जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी सत्यनारायण जानकारी दे रहे थे। और रायपुर से एक दुखद खबर, कोरोना संक्रमित मरीज ने हार मान ली। कोविड-19 पॉजिटिव एक मरीज एम्स अस्पताल के दूसरी मंजिल से इन्होंने छलांग लगा दी। लालपुर के रहने वाले ये बुजुर्ग मरीज थे, तकरीबन 65 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। 8 अगस्त को ये एम्स में भर्ती हुए थे। राजधानी में लगातार कोरोना का कहर जारी है। इन सबके बीच ये खबर। एम्स अस्पताल की दूसरी मंजिल से कूदकर इन्होंने जान दे दी। 8 तारीख को इन्हें भर्ती किया गया था, 8 अगस्त को, और ट्रीटमेंट भी इनका लगातार चल रहा था। बताया ये भी जा रहा है कि और भी कॉम्प्लिकेशन थे जिसके चलते परेशान थे वो। अवसाद बढ़ता गया। अवसाद बढ़ते बढ़ते इस कदर आत्मघाती हो गया कि उन्होंने अपनी जान दे दी। बुजुर्ग मरीज एम्स के, हालांकि कतई इसका सॉल्यूशन, कोरोना से हारना कतई किसी तरह का सॉल्यूशन नहीं। कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, 99 साल के लोग, 100 साल के लोग, 80 साल के लोगों ने कोरोना को मात दी। वापस वो लौटे, स्वस्थ होकर अस्पताल से घर लौटे। इन सब के बीच ये दुखी कर देने वाली खबर, कोरोना पॉजिटिव मरीज ने आत्मघाती कदम उठाया, खुद को मौत के हवाले कर दिया। सहयोगी देवव्रत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत, क्या कुछ अपडेट है? बहुत शॉर्ट में घटनाक्रम, और एक बात और कि ग्वालियर में इस तरीके की घटना आई है, एक मरीज कूद गया था। इसके अलावा भी कई जगहों से इस तरह की खबर आई। इसके बावजूद एम्स में ये घटनाक्रम कैसे हो गया? देवव्रत, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो बताएं ये घटनाक्रम कैसे हुआ, जबकि इस तरीके से आत्मघाती कदम उठाने की खबरें लगातार आ रही हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से कोरोना का खौफ है वो लोगों में बढ़ता जा रहा है और मौतों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। 100 से ज्यादा ये आंकड़ा पार हो चुका है। एम्स में ही एक मरीज जो है वो भर्ती किया गया था, कोरोना संक्रमित था। हालांकि ये बताया जा रहा है कि उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी और मनोचिकित्सक के पास उसका इलाज चल रहा था। लेकिन जिस तरह से डर अभी लोगों में बैठा हुआ है
वो भी दूर करना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से ये देखा जा रहा है जन जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है, नगर निगम द्वारा सख्ती बरती जा रही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि जो एक तरह से कई लोगों के दिमाग में खौफ बैठा है और इसके अलावा जो सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे जो समाज से दूरी है वो कहीं ना कहीं लोगों से परेशान कर रही है, और यही वजह है कि इस तरह से लोग आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। और अभी जिस तरह की घटना हुई है, कल रात की ही ये पूरी घटना है जहां पर एम्स के तीसरी मंजिल से कूद करके कोरोना संक्रमित ने अपनी जान दे दी है। फिलहाल ये भी देखा जा रहा है कि इसमें वजह क्या थी, क्योंकि अब तक के वजह जैसे कि कोरोना संक्रमण की वजह से ही उसने ये आत्मघाती कदम उठाया है या फिर कोई पारिवारिक तनाव था, इसकी कोई जानकारी फिलहाल नहीं मिल सकी है। लेकिन इतना जरूर है कि जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति अगर होते हैं या किसी के परिवार में कोई व्यक्ति निकल जाता है तो उस पूरे परिवार को पर इसका असर होता है। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर कई जगह ये भी देखा जाता है कि समाज से ही काफी दूरी हो जाती है, और इसके अलावा जो व्यवहार है लोगों का वो आमतौर पर उन मरीजों के साथ ठीक नहीं होता, उनके परिवार के साथ ठीक नहीं होता, तो एक तरह से मानसिक क्षति भी उन लोगों को पहुंचती है। तो इस वजह से भी ये हो सकता है कि इस तरह का कदम लोगों द्वारा उठाया जा रहा हो। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक अपडेट जो मिला है देवव्रत ने जो अपडेट दिया है, तीसरी मंजिल से कूदकर इन्होंने जान दी है, लेकिन बात वही कि कोरोना को हराना है, खुद नहीं हारना है। इंदौर में भी कोरोना का संक्रमण लगातार तेज होता जा रहा है। पॉजिटिव मरीजों का जो संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है वो 9,000 के पार पहुंच गया है। अगर पिछले 24 घंटे की बात कर ली जाए, 169 नए संक्रमित मरीजों के मामले सामने आए और इस तरीके से संक्रमण का आंकड़ा बढ़कर 9,069 हो गया है। एक और चिंता वाली बात कि संक्रमण की दर 7% के करीब पहुंच गई है। इतनी तेजी से मरीज मिलने के कारण अब रिकवरी रेट घटकर 35% पर आ गया है। एक्टिव मरीज फिलहाल है 2,656, इनका इलाज चल रहा है। इन सब के बीच तहसीलदार, महिला तहसीलदार और उनका बेटा और ये उनकी मां, ये तीनों पॉजिटिव आए हैं, तीनों कोविड-19 पॉजिटिव आए हैं। उनकी माताजी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। वहीं जो तहसीलदार और उनके बेटे हैं उन्हें होम आइसोलेट किया गया है। इससे पहले कलेक्ट्रेट के 2 कर्मचारी भी पॉजिटिव आ चुके हैं। वाणिज्य कर विभाग के चेतक चैम्बर स्थित दफ्तर में चतुर्थ श्रेणी के 2 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। यहां के कुछ कर्मचारी पहले भी पॉजिटिव आ चुके हैं। 2 लोगों की मौत भी यहां हो चुकी है। और अब बात सियासत की। इंदौर से इस वक्त बड़ी खबर, पूर्व सीएम कमलनाथ पर विजयवर्गीय ने तंज कसा है। जन्माष्टमी मनाने पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, इस उम्र में अनुराग जागा है, ये जीवन भी उनका अच्छा निकल जाएगा, अगला जीवन भी अच्छा होगा। भगवान का स्मरण पापों को धो देता है, उम्र के ढलान पर प्रेम जागा है, मेरी शुभकामनाएं। भगवान के प्रति अनुराग इस उम्र में कमलनाथ जी का जागा है, तो ये जीवन भी अच्छा निकल गया, उनका अगला जीवन भी अच्छा होगा, क्योंकि भगवान का स्मरण तो व्यक्ति का कई जन्मांतर के पाप को धो देता है। तो मैं समझता हूँ कि इस जीवन में तो उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से निकाला है। केंद्रीय मंत्री रहे और सारी जो 5 सितारा सुविधाएं होती है उसको उन्होंने अच्छी तरीके से भोगा है, और अगला जीवन भी उनका बहुत अच्छा हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। क्योंकि उनमें उम्र के ढलान में अगर ईश्वर के प्रति प्रेम जागा है तो उनके प्रति मेरी शुभकामनाएं। सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, फिर सियासी गर्मी बढ़ाने वाला बयान कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से। विजयवर्गीय अपने बयानों के जरिए कई चर्चा में हमेशा रहते हैं, और अगर बात की जाए कमलनाथ की, तो जिस तरह कांग्रेस ने और कमलनाथ ने राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के दिन हनुमान चालीसा का पाठ कराया और राम भक्ति में पूरी कांग्रेस रंगी नजर आई, क्योंकि अभी 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होने। ऐसे में कांग्रेस का स्वाभाविक है कि धर्म के प्रति आस्था रखना और अपने आप को राम भक्त और भगवान का भक्त दिखाना। लेकिन जैसे ही अभी जन्माष्टमी, कमलनाथ ने जन्माष्टमी मनाने का फैसला किया, उसके बाद बीजेपी की जो निगाहें वो थोड़ी सी टेढ़ी हुई है, और कैलाश विजयवर्गीय ने तंज कसा है कि भगवान के प्रति अनुराग कमलनाथ जी का इस उम्र में जागा है, ये जीवन तो उनका अच्छा निकल गया, अगला जीवन भी उनका अच्छा होगा।
और उन्होंने ये भी कहा कि भगवान का स्मरण व्यक्ति के कई जन्म जन्मांतरों के पापों को धो देता है। लेकिन उन्होंने एक बात जरूर कही जो तंज वाली है कि इस जीवन में तो कमलनाथ जी ने 5 सितारा सुविधाएं भोगी हैं और उम्र के इस ढलान में वो ईश्वर के प्रति उनका प्रेम जागा है, तो उनके प्रति मेरी शुभकामनाएं। तो एक तरह से तंज कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ को लेकर कसा है। और जी अब जो पूरी इसके पीछे जो सियासत दिख रही है वो यही है कि जो 27 सीटों के उपचुनाव होने हैं उसमें बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है और धर्म के जरिए सियासत अब सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। राहत इंदौरी के निधन पर एक बीजेपी नेता का बेतुका ट्वीट है। इससे बेतुका नहीं कहना चाहिए, बेतुका शब्द बहुत हल्का है। बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष अंशुल तिवारी, और इनका तो नाम भी नहीं लेना चाहिए, ट्वीट क्या किया है उन्होंने? मस्जिदें कबूल थीं, बस मंदिर खटक गए, भूमि पूजन से आहत राहत सटक गए। सहयोगी शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, ये चलन है शायद कि जितना आप गिर सकते हैं बड़े नेताओं के दरबार में उतना आप उठ सकते हैं, उसी की वानगी है ये? बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है। और हो सकता है कि अंशुल तिवारी जैसे जो नेता हैं, आपने सही कहा कि इनको नेता कहना भी चाहिए या नहीं कहना चाहिए। वो अगर इस तरीके से लगता है कि सीढ़ियों के 4 पायदान वो डायरेक्ट पार कर जाएंगे तो शायद मुझे लगता है गलतफहमी में होंगे, क्योंकि राहत इंदौरी साहब वो शायर थे जो न केवल एक समाज बल्कि हर समाज में, देश क्या बल्कि विदेशों तक में उनके चाहने वाले थे और उन्हें किसी धर्म या दूसरे राजनीतिक चश्मे से देखा नहीं गया। उनकी खुद की एक शायरी बड़ी मशहूर थी कि मरने पर मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरे पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। अंशुल तिवारी जैसे नेताओं को उनसे कुछ तो सीख लेनी चाहिए थी कम से कम, लेकिन वो ऐसे वक्त में ऐसे ट्वीट कर रहे हैं तो निश्चित ही ये बीजेपी के लिए सोचने की बात है कि वो बीजेपी के युवा मोर्चे के उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। वो आखिर अगर बीजेपी की जो युवा पीढ़ी है वो इस तरीके से पैदा हो रही है और इस तरह से बड़ी हो रही है कि एक व्यक्ति जो अब इस दुनिया में नहीं है और उसने हिंदुस्तान की बिल्कुल। शरद आप लाइन पर बने रहिएगा। दरअसल भूपेन गुप्ता साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम एक रिएक्शन लेंगे। आप भी अपना सवाल कर सकते हैं। भूपेन जी, एक बीजेपी युवा मोर्चा उपाध्यक्ष, नाम लेने लायक नहीं है, राहत साहब के लिए इन्होंने लिखा है मस्जिदें कबूल थी, बस मंदिर खटक गए, भूमि पूजन से आहत राहत सटक गए। भूपेन जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के डीएनए का हिस्सा है इतनी घृणा, नफरत, विद्वेष। ये पूरे ये वो लोग जो इस दुनिया में अपना जवाब देने के लिए नहीं है, ये उन लोगों पर हमला करते हैं। गांधी जी पर जो हमला करते हैं, आज गांधी जी जवाब देने के लिए इस दुनिया में नहीं है। ये नेहरू पर हमला करते हैं, नेहरू जी आज इस दुनिया में जवाब देने के लिए नहीं है। और जब वो जिंदा थे तब जो है जान को आती थी, तब मुंह से जवान नहीं निकलती थी। ये जो है इनके चरित्र का हिस्सा है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की जो एक नई पहचान ये बन रही है घृणा की, विद्वेष की, ये जो है पूरी दुनिया में भारत का सिर नीचा कर रही है। आज आप देखें कि इन्हें जो मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं, कौन थे रसखान? क्या नफरतों को जो इनाम मिलता है उससे इस तरीके की नफरतें पल रही हैं? कृष्ण के गीत गा रहे थे वो रसखान कौन थे? जो राम के गीत गा रहे थे वो अल्लामा इकबाल कौन थे? जी जी जो आशीष जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी एक रिएक्शन हो जाए। ये आशीष जी अंशुल तिवारी हैं, अच्छे खासे फॉलोअर हैं, बड़े बड़े दिग्गज इन्हें फॉलो करते हैं। उन्होंने राहत इंदौरी के लिए लिखा है, मैं आपको सुना देता हूं। बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। मस्जिदें कबूल थीं, बस मंदिर खटक गए, भूमि पूजन से आहत राहत सटक गए। कल आपके तमाम नेता दुखी थे, परेशान थे। उन तमाम नेताओं ने बड़ा अफसोस जाहिर किया, सांत्वना दी, संवेदनाएं जताई। अंशुल तिवारी ये लिख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल पार्टी उनकी बात से सहमत नहीं है और उनकी बात का मैं निंदा करता हूं और ये बिल्कुल हमारी पार्टी की लाइन नहीं है। हमारे यहाँ अध्यक्षीय व्यवस्था है और अध्यक्षीय व्यवस्था में मेरे अध्यक्ष श्रीमान वीडी शर्मा जी के आप ट्वीट देख सकते हैं। कल उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की हैं और वही भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के हर कार्यकर्ता की भावना है। कैडर बेस्ड पार्टी में हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी भी है और हर कैडर की जिम्मेदारी
पार्टी की भी है। ललित जी, कार्रवाई ललित जी करेगी बड़ी, पार्टी? ललित जी अरे देखिए, सबसे पहले तो कार्रवाई करेगी इन पर जी। ललित जी सबसे पहले मुझे बोलने दिया जाए। ठीक, बोलिए 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 गुप्ता साहब, बस एक मिनट। शीशे के होते हैं, वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते। उमंग सिंगार, जिसने दिग्विजय सिंह को माफिया कहा था, ब्लैकमेलर कहा था, इन्होंने कौन सी कार्रवाई कर दी? तो पहले ये हमसे कोई भी सवाल पूछने का हक नहीं रखते हैं। और जबकि इनकी पार्टी ने तो जो किया वो उन्होंने तो हिंदू धर्म को ही आतंकवादी बता दिया था। क्या आज तक माफी मांगी? भगवान श्री राम को काल्पनिक बताने के लिए माफी मांगी? मतलब आप इससे सहमत हैं? नहीं 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 नहीं, सहमत नहीं। ये हमारी नहीं। सबसे पहले भूपेंद्र गुप्ता जी, आपने भूपेंद्र गुप्ता जी, आपकी संस्कृति नहीं है हमसे सवाल पूछने की। सबसे पहले आप बताओ भूपेंद्र गुप्ता जी, आप बताओ सबसे पहले, ये जो माँ बेटे की सरकार ने भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया था, माफी मांगी क्या हिंदू समाज से? ये सरकार हिंदू को आतंकवाद बताने के लिए माफी मांगी क्या आपने? तुम जो है औरत को एंटोनियो माइनो को आपने जो हिंदुस्तानियों के सर पे बिठा दिया था, चलिए, क्या उसके लिए माफी मांगी क्या आशीष जी? क्या अब कोई ऐसे बहुत सारे हैं एग्जाम्पल्स हैं कि आपके डीएनए का हिस्सा है, एग्जाम्पल्स हैं कि इस तरीके की नफरत की बातें कोई करे, नहीं रोके, नफरत की बातें आशीष जी कोई करे और उसे इनाम मिल जाए, तो ये कल्चर बन चला है। सिर्फ नफरत ललित जी बड़ा स्पष्ट बोल रहा हूँ ना, दुनिया में केवल ललित जी बड़ी जवाबदारी से बोल रहा हूँ। मेरे पार्टी अध्यक्ष ने जो संवेदना व्यक्त की है राहत इंदौरी जी के जाने पे, वो भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता की लाइन है जो मध्य प्रदेश में उनके नेतृत्व में काम करते हैं। तो आपका जो एक कार्यकर्ता डिरेल हो रहा है, डिरेल शब्द में बहुत कम इस्तेमाल कर रहा हूँ, बीच में ना बोले। आपका जो सिंगार पे बताइए क्या कार्रवाई की आपने? उमंग सिंगार पे क्या कार्रवाई की? उमंग सिंगार पे क्या कार्रवाई की सबसे पहले आप ये बताओ। उमंग सिंगार हमारी पार्टी के अंदर बात कर रहे हैं, तुम पार्टी के अंदर की बात नहीं, आप दूसरों से बात कर रहे हैं ना। तुम एक साहित्य, तो आप चलो ये बताओ, हिंदू समाज को आतंकवाद बताने ठीक है गुप्ता साहब, मैं आपको रोक रहा हूँ। आशीष अग्रवाल साहब, मैं आपको भी रोक रहा हूँ। शरद हमारे साथ बने थे। शरद, 20 सेकंड में आप कुछ कह पाएंगे इस शोर को सुनने के बाद? शरद, 20 सेकंड। देखिए, मैं दोनों की बातें सुन रहा था, भूपेंद्र गुप्ता जी की और आशीष अग्रवाल जी की भी। हालांकि आज का जो विषय है उससे सवाल तो निश्चित तौर पर आशीष जी को ही देना पड़ेगा, क्योंकि राजनीतिक चश्मे से राहत इंदौरी साहब को देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप गले मुर्दे उखाड़ेंगे तो बहुत सारे उखड़ जाएंगे। आप देखिएगा कि जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है अंशुल तिवारी ने, उसके बाद किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल राहत इंदौरी के लिए किया जा रहा है। जी, राहत इंदौरी साहब से मैं माफी मांग लेता हूं, जहां भी वो हो, अगर वो सुन पा रहे हो तो इस शर्मिंदा पीढ़ी की तरफ से हम माफी मांग लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शरद भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो शब्द भी आपने सुने, और ये उस व्यक्ति के लिए जो अवाम का शायर था। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। कानपुर से है, गोली लगने से एक जवान जख्मी हो गया है। मिस फायर के चलते उसे कंधे में गोली लगी है। सीएएफ 11वीं बटालियन में यह जवान तैनात है। आमदाई घाटी कैंप की यह घटना है। घायल जवान को बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। और देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। अब आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाएंगे। ये 4 तस्वीरें मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि में मंगला आरती, जबलपुर के श्री कृष्ण मंदिर में भव्य पूजा, नोएडा के इस्कॉन मंदिर में भक्तों का नृत्य, दिल्ली के बिरला मंदिर में जन्मोत्सव की तैयारी। कोरोना संकट के चलते मंदिरों में इस बार श्रद्धालुओं की भीड़ भले ही कम नजर आ रही हो, पर भक्ति का अपार ज्वार बढ़ रहा है लगातार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।